हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका दोस्तों इस लेक्चर नंबर 2 में जो सीरीज मैंने आपको चला रखी यू कैन फिजिक्स अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत औसम क्वेश्चन है गाइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी यार, जैसे कि मैंने आपको बोला था अल्टरनेट पे हम बात करने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th को हम साथ में लेके चलेंगे, एक दिन 11th क्लास एक दिन 12th क्लास, राइट। और न्यूमेरिकल जिस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं, राइट, तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे फॉर्मूला, उनका डिस्कशन, उन फॉर्मूला डिपेंडेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिससे कि आपकी लास्ट मोमेंट पे ना, जब आप सब कुछ पढ़ के बैठे हो, रिविजन करके बैठे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे, डिफरेंट जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो यार ये बहुत हेल्प करने वाली है बुक, है ना। इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, ठीक है। एंड दिस इज फॉर यू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। आप अगर इसको शिद्दत के साथ फॉलो करोगे ना बच्चों, तो मैं बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चंस हम यहां कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस, क्योंकि 90% पेपर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपके नीट में और आपके जेईई मेंस में फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट बेस ही आने वाला है, जैसे कि आ रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड, राइट। सो लेक्चर नंबर 2 है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात करने वाला हूं इस बुक से। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट किए हमने फॉर्मूला, उनके डिपेंडेंट सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के हम यहां बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है पेज नंबर 270 आई थिंक, राइट। आप देख लेंगे जिनके पास, बच्चों के पास ये बुक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4-5 कैटेगरी के इसमें क्वेश्चन है, जिसमें से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है, जो नए बच्चे हैं ना, आप ऑर्डर कर सकते हो इस बुक को। और अभी अगर फिलहाल आपके पास बुक नहीं है तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप रीड करेंगे, ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, और मजा आ जाएगा। आप देखेंगे ना, जब आप क्वेश्चन को सबको सॉल्व करेंगे ना, आपको खुद ही फील आएगा कि हाँ, इस किस कैटेगरी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं और मैंने ऐसे उनके साथ डील करना है, राइट। चलो, तो यार सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एंड दैट इज द वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई एग्जाम में, आप सबको बताया यार, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के जो उसमें हमने क्वेश्चंस इसमें है इस बुक के अंदर, कि एक फॉर्मूला है आपके पास, वर्क डन आपको निकालना है जब आप किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं। चार्ज है लेट्स सी क्यू, तो अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो तो पॉइंट ए पे कुछ पोटेंशियल होगा उसका, और पॉइंट बी पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी पे लेके जा रहे हो, दैट्स व्हाई पॉइंट बी इज द फाइनल पॉइंट, राइट। ए से लेके जा रहे हो तो दैट इज द इनिशियल पॉइंट, तो हम इसको फाइनल मानेंगे, यानी बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल। दिस इज द फॉर्मूला, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप सबको पता है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन है इसके, सिंगल फॉर्मूले के 4 क्वेश्चन इस बुक के अंदर है, जिसमें से मैं 2 करूंगा, क्योंकि जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के रहेंगे, आप खुद भी उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सिमिलर 3rd क्वेश्चन है। देन फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस वो आप खुद भी उड़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम फॉर्मूला का डिस्कशन आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के करने वाले हैं, कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों बने रहना मेरे साथ और बहुत शिद्दत के साथ, क्योंकि थ्योरी व्योरी आप सब पढ़ के बैठे हो, कंसेप्ट क्लियर करके बैठे हो, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है फिलहाल। इसमें डोंट वरी, यू गाइस डोंट वरी, इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज एंड ऑल सब कुछ है, तो सबकी एक अच्छा आपको लेवल मिल जाएगा, ठीक है। कूल। तो उसने बोला था वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। जैसे कि ये पॉइंट ए है, यहां पे एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, इसको ए से बी लेके जा रहा है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 मिली जूल। तो जो उसने वर्क डन किया है वहां पे, इसको ए से बी तक लेके जाने में, जो वर्क डन किया है ए से बी तक लेके जाने में, वो दे रखा है 10 मिली जूल, वो इसमें गिवन है आपको डायरेक्टली। तो वर्क डन तो हमें गिवन है कि भाई ए से बी पे जाने पे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? ऑब्वियसली अगर आप ए से बी पे लेके जा रहे हो तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा ना, मतलब आपको ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली मैन। तो वर्क डन दे रखा है 10 मिली, मिली को कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ और आपका जो चार्ज है वो दे रखा है 5 माइक्रो में, तो 10⁻⁶, और ये जो है ये डिफरेंस है ना, वी बी माइनस वी, ये हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यार सिंपल है, तो आप इसको 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो 2 और ये माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 10⁻⁻3, और ये हो गया वी बी माइनस वी ए, एंड इसको नीचे लेके जाओगे ना आप, तो 2 बाई नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा,
प्लस का, तो दैट इज VB माइनस VA। नाउ यू कैन राइट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप लिख सकते हो किलो में, यानी 2 किलो वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में, दैट इज द 2 किलो वोल्ट। और आप ऑप्शन इसके चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उनमें नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, तो बहुत ध्यान से साइन का भी ख्याल रखना है। तो जब आपने कैलकुलेशन करी तो आपने देखा ये पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि VB माइनस VA आपने निकालना था। उसने क्लियर बोला है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA। अगर आप निकालेंगे VA माइनस VB तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आप देख सकते हो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है निकल के, मतलब VB का पोटेंशियल VA से ज्यादा होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव आएगा। मतलब ये इतनी समझदारी तो आप दिखा देंगे और आप कर लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बॉस। गला मेरा थोड़ा सा खराब है, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बट अब ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है बॉस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अमेजिंग है, बहुत क्वेश्चन इस कैटेगरी के आते हैं, तो बढ़िया तरीके से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसमें। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन इसमें गिवन है, ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको मिलेंगे। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, फिर कैसे भी क्वेश्चन बना के वो दे दे यार, एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे बना के, तो भाई वो हम कर सकते हैं। हमने वही तो सीखना है, वही टेक्निक सीखनी है कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करें, फिर क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का आ जाए, है कि नहीं। चलो कम ऑन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 4 इक्वल चार्ज हैं, Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड A, वर्क डन इन रिमूविंग अ चार्ज माइनस Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया करो कि भाई एक स्क्वायर स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और इसके हर कॉर्नर पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ये वाला कैपिटल Q वाला, ये हर कॉर्नर पे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सेंटर पे ना नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। जो सेंटर है, लेट्स से इसका सेंटर O है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और इसके हर कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सेम ही चार्ज है। ओके, तो वो बोल रहा है कि बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहां से कहीं इन्फिनिटी पे लेके जाऊं, मतलब इसको इसके सेंटर से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो व्हाट इज द वर्क डन, यानी इसके सेंटर O से इसको इन्फिनिटी तक शिफ्ट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों, जब भी कभी इस तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पे आपने शिफ्ट कराना हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, तो सेम फॉर्मूला आप यार यूज करेंगे कि वर्क डन निकालने के लिए किस चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो वो वाला चार्ज लेते हैं, दैट इज Q, ठीक है, इसको आप शिफ्ट कर रहे हो। और कहां पे शिफ्ट कर रहे हो, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी आपका फाइनल पॉइंट हो गया। कहां से शिफ्ट कर रहे हो, सेंटर से, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो हमें वर्क डन निकालना है कि सर सेंटर से इन्फिनिटी तक जाना है, और जो चार्ज जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं दैट इज योर चार्ज, दैट इज जो उसके सेंटर पे रखा हुआ है ना, क्लियरली दैट इज Q ही है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपने Q ले लिया। अब जो फाइनल पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी है, और आप सबको पता होना चाहिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 मिल गया आपका। अब इनिशियल जो पोटेंशियल है उसके सेंटर पे यानी O पॉइंट पे है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे Q माइनस एंड दैट इज V नॉट। तो बच्चों यहां पे एक चीज आपने देखना है, हमने यहां पे पोटेंशियल सेंटर पे निकालना पड़ेगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस। आपको बताना पड़ेगा जितने भी चार्ज कॉर्नर पे रखे उन सबका नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना है, तब यहां पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है और आप वर्क डन निकाल रहे हो, तो माइनस आपने लेना है, तो ये माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। अब हमारा मेन टारगेट है इस वर्क डन को निकालने के लिए भाई लोग, वी हैव टू कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। तो निकाल लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। तो बस ये काउंट करो आपकी हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर कैप्ट एट द वर्टिसेस, सो उन सबकी वजह से सेंटर पे निकालना है, तो 1 2 3 4 है, और सबका चार्ज सेम है, और एक चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस अगर r है तो हर चार्ज से डिस्टेंस r ही होगी, इस बात का तो आपको ख्याल होगा। मतलब चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल आएगा 4 टाइम्स होगा किसी एक के पोटेंशियल का। क्लियर है। मान लिया इसका पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो हम लिखेंगे K उसका चार्ज और सेंटर तक डिस्टेंस स्मॉल r, जबकि ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी जो साइड है ना वो A है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि टोटल 4 है, ऐड करके तो 4 टाइम ही होना था, समझ गए ना, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। अगर हाँ चार्ज अलग अलग होते तो हम 4 से मल्टीप्लाई ना करते, सबका अलग अलग निकालते,
ऐड करते, फिर हम सबको कैसे ऐड करते सर? तब हम ऐसे करते कि V1 का प्लस V2 का प्लस V3 का प्लस V4 का एंड सो ऑन, अगर और भी होता तो। डन 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 बॉस, राइट, आप समझ गए होंगे। अब बस यहां से डिस्टेंस निकाल लो, आर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बॉस। तो कहीं से निकालोगे, देखो अगर ये आर चाहिए आप सबको, आपको पता है पूरी साइड लेंथ ए है, अगर सेंटर से मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली a/2 होगी, क्लियर है? और सेंटर से यहां तक ये डिस्टेंस इस वाली साइड लेंथ की हाफ होगी, देख लो, तो ये भी a/2 होगी। तो देखो पाइथागोरस यूज कर सकते हो इस r को निकालने के लिए, दिस और दिस का स्क्वायर, यानी r² इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली r² इक्वल टू बनेगा a²/4 प्लस, या 2 टाइम्स लिख लो इसको क्योंकि दोनों सेम ही तो है, 2 टाइम्स a/2 का होल स्क्वायर। और जब यहां से r निकालोगे तो इस पे रूट आएगा √2 इंटू a/2। तो यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके a/√2 इसका डिस्टेंस आएगा। इतना आपने कैलकुलेशन पहले भी कर रखी होगी, इतना आपको पता भी होना चाहिए डायरेक्टली, राइट? सो दिस इज a/2। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये आएगा 4k³ √2 जाएगा ऊपर। तो बच्चों ये पोटेंशियल यहां पुट कर दो, कैपिटल Q पहले से ही है, इंटू 4√2k³/a, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4√2k³ का स्क्वायर बाई a। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द वर्क डन, है ना, जो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं बॉस और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसने क्या किया है ना, पता देखना, ऑप्शन जो दिए हैं ना इसने, k की वैल्यू पुट करके ऑप्शन दिए हैं इसने, तो ठीक है, देखो k की वैल्यू पुट कर लो, 4√2/a, k होता है 1/4πε0, इतना तो चलो आप कर ही लेंगे, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है बेसिकली। तो आंसर में आपका बच जाएगा √2q² बाय दिस इज πε0a, ये बचना चाहिए πε0a, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, √2q² और πε0a, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है? तो तरीका भी समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हमने कर लिया है। अब जब वो नया क्वेश्चन बना के देगा ना बॉस, तो वैल्यू चेंज करेगा ना यार, है ना, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, हाउ टू अप्लाई ये तो हमने सीख लिया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है यार कि कैसे यूज करें कंसेप्ट का टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर तो कैसा भी क्वेश्चन चेंज करके देगा हम कर लेंगे। आप क्वेश्चन को रट नहीं सकते, आप कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे, टेक्निक सीखोगे, तो क्वेश्चन तो एग्जाम में किसी भी तरीके का आ सकता है, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करना है। ये हमारा मेन मुद्दा भी है, आपको यही सिखाना है मैंने, ठीक है? तो अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भाई सेम है, कर लेना, मतलब ऐसे ही है जैसे अभी करा है हमने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 2 पॉइंट्स P and Q आर मेंटेन्ड एट ए पोटेंशियल 10 and -4 रेस्पेक्टिवली, द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P to Q। वो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुटअप करेंगे, आप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो फॉर्मूले नंबर 1 का मैंने क्वेश्चन 2 आपको बता दिए हैं, कंसेप्ट बता दिया, अप्लाई कैसे करना है। अगर और भी कुछ चेंज करके क्वेश्चन आएंगे तो कंसेप्ट को यूज करना बस आपको आना चाहिए, ठीक है? कूल। चलो अब चलेंगे फॉर्मूला नंबर 2 के पास। कम ऑन गाइस, हियर वी गो। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2 एंड दैट इज रियली ऑसम एंड इंपॉर्टेंट। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट कैटेगरी में आते रहते हैं। दिखने में छोटा है लेकिन बहुत खोटा है ना। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जो फॉर्मूला जितना छोटा उसके क्वेश्चन उतने खोटे होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत अच्छा एप्लीकेशन उनका देखने को मिलता है, ठीक है? सो देखो, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। सो E इक्वल टू -dV/dr आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये स्मॉल जो चेंज हो रहा है V में विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपनों में आता होगा, आपने बहुत भर के पढ़ा होगा, बट हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हमारे लिए। तो किस तरीके से किस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट आ सकते हैं, ये हमने सीखना लाजमी है, वरना सबाना आजमी है बॉस, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑसम है, आ भी चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑयल ड्रॉप, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बच्चों डिस्कस करूंगा ना, मतलब आप बिल्कुल मान के चले कि डिक्टो तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन तो डिक्टो ही आएंगे ऑब्वियसली, बट क्वेश्चन चेंज होके जब आएगा ना तो सेम रहेगा, मतलब डिक्टो उसकी जो पैटर्न होगा, लैंग्वेज होगी, डिजाइनिंग होगी, वो बिल्कुल डिक्टो रहेगी। मतलब अगर आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई ये कंसेप्ट ऐसे यूज करना है, ये तो गारंटी है बॉस, ठीक है? उसने बोला एन ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्ज 2e, एक ड्रॉप है ऑयल की जिसपे चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कैप्ड स्टेशनरी बिटवीन 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। पहले बना लेते हैं, एक प्लेट ये रही 1 एंड प्लेट 2, और एक ड्रॉप यहाँ होगी ये, ठीक है? ड्रॉप है, इस पे चार्ज भी दे रखा है और बिल्कुल ये कैप्ड
स्टेशनरी, रेस्ट पे है इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। दोनों प्लेट के डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 2 सेंटीमीटर है। ओके सर, ओके। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12,000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन दैम, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है डेल्टा वी, वो है 12,000 वोल्ट का। ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ना इनके बीच बॉस, ठीक है, आप समझना पड़ेगा आपको, अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब इन प्लेटों पे चार्ज होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, या इस पे माइनस, इस पे प्लस, ऐसा कुछ चार्ज होगा, पक्का पक्का, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 900 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये जो ड्रॉप है इसकी जो डेंसिटी है इसके ऑयल, जो जिस ऑयल की ये बनी हुई है वो 900 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनने वाला है, कैलकुलेशन वाइज भी है, शिद्दत के साथ बने रहने का बॉस। द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तो बताओ ये जो ड्रॉप है अगर ये स्पेरिकल है, ठीक है, ऐसे, तो इस ड्रॉप की रेडियस क्या होगी, इसका साइज है ना, रेडियस निकालनी है भाई, तो मजा आ जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर किसी भी ड्रॉप को दो प्लेट के बीच में रेस्ट पे रखा गया है, ऐसे एक, ये जैसे पेन है, मैं इसको छोड़ दूं तो ये यहीं पे रुक जाए, कब रुक पाएगा, जब इसका वेट के अपोजिट कोई फोर्स इस पे एक्ट करे। अगर हम इसको इनके बीच में छोड़ते हैं ऐसे फ्रीली, तो वेट तो ड्रॉप का नीचे को एक्ट करेगा। कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वेट नीचे है ना तो उसको गिरने से बचाना है, क्योंकि वेट उसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो गिरने से बचाना है। गिरने से बचाने के लिए उस पर एक उसके वेट के अपोजिट सेम अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको होल्ड कर सके। मतलब इस पे फोर्स ऊपर को होना चाहिए, और फोर्स किसकी वजह से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, वही होना चाहिए यहाँ पे। देखो और तो कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही है, दो प्लेटें हैं यहाँ पे, और अगर इस पे फोर्स ऊपर को लग रहा है लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वेट नीचे को है, और ये रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, उसने बोला स्टेशनरी है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो F इज इक्वल टू आएगा mg। भाई तभी निकाल सकते हो ना क्वेश्चन आप। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि इसका जो मास होगा उसको हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में बना सकते हैं, और वॉल्यूम स्क्वायर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वहां से रेडियस निकाल सकते हैं। ऐसे दिमाग लगाना है। बताओ क्यों नहीं होगा क्वेश्चन यार, कैसी बात कर रहे हो, राइट। अब ये जो फोर्स है ना इस पे जो लग रहा है, मतलब इस पे कुछ चार्ज भी दे रखा है, दैट इज Q इक्वल टू 2 टाइम्स, और अगर इस पे चार्ज है तो फोर्स को लिख सकते हो आप QE। यस सर, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल हो जाएगा। तो इक्वल टू मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, बिल्कुल सर। देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन खोटा सा क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज, राइट। अब सर चार्ज को लिख देंगे हम 2E, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर हमें दे ही नहीं रखा, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो दे रखा है, और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस तो दे रखी है। तो आप सबको पता है इस फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। तो मतलब हम यहाँ पे E की जगह लिख सकते हैं V/D, यानी हम लिख सकते हैं माइनस साइन को हटा दो, V/D यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस लिख दिया हमने। देखो ये काम आ गया फॉर्मूला। वॉल्यूम को बच्चों आप लिखेंगे, चूंकि स्फीयर है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी एज इट इज। ठीक है भाई लोग, ये पोटेंशियल डिफरेंस है भाई लोग, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, सब कुछ पुट करोगे तो आंसर आएगा, तुमने करना है इससे आगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 12,000, तो यहाँ 12,000 लिखेंगे, और डी डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2 लिखेंगे, और यहाँ है 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस तो निकालना होगा, और डेंसिटी ऑफ ऑयल 900 दे रखी है, और इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। भाई लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज जा रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है एग्जाम में, ठीक है। तो समझना पड़ेगा बॉस, टाइम भी देना पड़ेगा बॉस, थोड़े पेशेंस भी रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करो। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बॉस, ये 3 जीरोज है, ये 3, तो ये 3 जीरोज मिलके इस वाले 12,000 के 3 जीरोज को कैंसिल करेंगे। ठीक है, बढ़िया है सर, ये तो बढ़िया हो गया। ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया सर, ठीक है। ये 3 से ये 9 कैंसिल होके 3 होगा, और देखो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 से 12 पूरा कैंसिल हो गया, बहुत आराम से। देखो 10⁻2 से ये 19 कैंसिल हो गया, 17 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1.6 इंटू 10⁻17 केवल, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। और इधर बच रहा है यहाँ पे पाई इंटू r की पावर क्यूब, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। उत्तरी, अच्छा सर इसको सॉल्व करना है अब आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे r क्यूब इक्वल टू आएगा 1.6 इंटू 10⁻17, और बच्चों नीचे आ जाएगा 3.14। इसको सॉल्व करें आप,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आपका आंसर आपको ऑलमोस्ट नजर आने लगेगा, और लगभग लगभग इसका आर की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो इसमें दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास। ये आपको सॉल्व करना है, आपका टास्क होगी ये कैलकुलेशन। अच्छी कैलकुलेशन है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप चेक कर लेना, ये आएगी रेडियस यहाँ से निकल के। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे डील करना है, कैसे दिमाग लगाना है, रीड करने के बाद कैसे समझना है। समझ गए? हाँ समझ गए सर, तब से मैं बोले जा रहा हूं, ठीक है। और भाई अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार अपनी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में आने लगेंगे कंसेप्ट, कैलकुलेशन को पता चल जाए कहाँ फंसूंगा, कैसे उससे बाहर निकलना है, सब पता चलेगा, डोंट वरी। तो ये पूरा सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करना और फिर मेरे को बताना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, हियर वी गो एंड दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की कैटेगरी देखेंगे सर, किस टाइप की कैटेगरी की क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो पहले की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है, बट वो थोड़ा ईजी और बना दिया है उसने थोड़ा ईजिली पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बट है वैसा ही। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 4 की तरह है, यानी 2 को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा के दूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक अलग कंसेप्ट इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट। ओके, कम ऑन मैन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ओके सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों आपको दे रखा है, लिख लेते हैं 5x + 3y + √15 इंटू जेड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे होंगे इसके एक्सप्रेशन को, जो पोटेंशियल है ना वो वेरिएबल है, क्योंकि वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, आप समझ गए होंगे, राइट। तो ये वेरिएबल है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये पोटेंशियल एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो भाई देखो, ई और बी की बात कर रहा है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा -dv/dr, ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी कभी पोटेंशियल आर के, आर मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसका, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड भी, या तीनों भी हो सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जब चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ गया कि नहीं, क्योंकि वी दे रखा था, ई निकालना था, तो ऐसे समझना है। तो भाई देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हाउ टू कैलकुलेट, है ना, ये समझते हैं। तो यार सर यहाँ पे ना जो पोटेंशियल है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ई एक्स भी निकालना पड़ेगा, समझना, जितने भी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे। तो जब ई एक्स निकालोगे तो आप लिखेंगे -dv/r की जगह लिख देंगे x, और जब x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे उस समय y और z को मान लेंगे कांस्टेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं, किए होंगे ना क्वेश्चन, अब याद दिला रहा हूं, ठीक है। अब पहले ई एक्स निकाल लेते हैं। अच्छा सर, इसमें y भी है तो ई वाई भी निकालना पड़ेगा, सर z भी है तो ई जेड भी निकालना पड़ेगा। तो सर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे हमारे पास, ई एक्स आएगा, ई वाई आएगा, ई जेड, तीनों डायरेक्शन में, एक्स भी, वाई भी, जेड। तो सर टोटल कैसे निकालेंगे, तो बच्चों टोटल को वेक्टर में लिखेंगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई को जे डायरेक्शन में, प्लस ई जेड को के डायरेक्शन में, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो तो तुम सबको पता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका मॉड लेंगे और अंडर रूट में लिखेंगे ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। कभी ये वेक्टर फॉर्म पूछता है, कभी मैग्नीट्यूड पूछता है, कुछ भी पूछ ले, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है बॉस, तरीका पता होना चाहिए, राइट। अब देखो पहले ई एक्स निकालते हैं यहां से। तो जब बच्चों ई एक्स निकाल रहे होंगे तो माइनस साइन गलती से भी मत भूल जाना, डिफरेंशिएशन करना है वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसमें है 5x माइनस का, तो माइनस का 5x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इतना तो सबको पता ही होगा इस समय। ये y है, इसमें x नहीं है, तो पूरा y कांस्टेंट मान लेंगे, ये भी z है पूरा कांस्टेंट, तो ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें x वाला टर्म है ही नहीं। तो बच्चों ex की वैल्यू डायरेक्टली आ गई माइनस माइनस प्लस, ex आपका इतना आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आपका 5 आ गया, राइट राइट राइट। अब आप सिमिलरली निकाल लेंगे ई वाई कैसे निकालेंगे, -dv/dy लिखना पड़ेगा और एक्स और जेड को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तरीका एकदम सॉर्टेड है मैन, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, देखो किसमें है वाई, इसमें y नहीं है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसमें y है 3y, y की पावर 1 है तो केवल इसका 3 × 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें y नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा तो 0। तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे ई वाई की बच्चों वैल्यू आ गई आपकी -12 है तो माइनस का 3, दिस इज -3, ठीक है बॉस। अब वैसे ही सिमिलरली आप निकाल लेंगे ई जेड, और जब ई जेड निकालेंगे तो माइनस आप लिखेंगे dv/dz, और माइनस जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो जेड इसमें भी नहीं है इसमें भी है, दोनों 0 हो गए, ठीक है,
कांस्टेंट हो जाएंगे ना ये, और इसका जेड बाहर है रूट से, रूट में केवल अंडर रूट 15 है, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 15 और माइनस बाहर है तो माइनस अंडर रूट 15। तो देखो तीनों वैल्यू आ गई, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता तो आप इसको ऐसे लिख के आते कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्स कितना है 5 ऑफ आई कैप, दूसरा ई वाई कितना है -3 ऑफ जे कैप, और ई जेड कितना है -15 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, अंडर रूट 15 ऑफ के कैप। तब ये आंसर होना था आपका अगर वेक्टर में पूछता। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है तो भाई मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालना है, आई का कोफिशिएंट यानी ई एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यानी -3 का स्क्वायर प्लस के का माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे बॉस, ये आएगा 25, ये आएगा 9, ये आएगा 15, तो इसको आप सॉल्व करेंगे बॉस, ठीक है ना। तो देखो 15 प्लस 25 दैट इज 40 एंड 49, और रूट से बाहर 49 का आएगा 7, एंड दिस इज योर आंसर। यानी 7 यूनिट्स जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 7 होगा आंसर। इस तरीके से आपने करना है, देखो आंसर तो आएगा ही आएगा, बट आपको अप्रोच समझना है, कंसेप्ट समझना है। अगर क्वेश्चन आ गया किसी भी तरीके का आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा सर अगर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा होता है उसमें वाई और जेड ना होता तो केवल एक्स होता तो ई एक्स निकालते, मतलब जितने वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है ना, जितने वेरिएबल पे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है तो उनका नेट निकालना पड़ता है, ऐसे लिख के, एक है तो फिर वो तो सेम ही रहेगा, समझ गए कि नहीं। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिया, बाकी 2 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आप खुद कर लेंगे। धुरंधर होना, खिलाड़ी हो, अब सब कुछ पढ़ के रिवीजन करके भी बैठे होना बॉस, ठीक है। और यार एक चीज हमेशा याद रखना, 2024 में जो फिजिक्स का 12th क्लास सीबीएसई का पेपर हुआ है ना, उससे एक आइडिया तो लग गया है बिल्कुल वेरी श्योर कि भाई उसमें 40 मार्क्स के अराउंड इस बार न्यूमेरिकल आया, और बहुत ऑसम कैटेगरी के न्यूमेरिकल आया आपके नीट जेईई मेन से, ऑसम कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आए हैं। तो ये माइंड से निकाल दो कि न्यूमेरिकल, अगर आप फ्रेशर बच्चे हो, 12th क्लास का एग्जाम आपने दिया है और आप अब जाके एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, और आप ये लेक्चर किसी भी तरीके से देख रहे हो, ठीक है, तो ये, और अगर आप ड्रॉपर हो, ऑब्वियसली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो नए बच्चे हैं, आप ड्रॉपर हो, अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहनों को एंड रिलेटिव्स को आप ये मैसेज दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कि भाई फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स मोर एंड मोर, डरना नहीं है, उनके पीछे भागना है। अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो न्यूमेरिकल, और दिक्कत आती है हमारे साथ जुड़ो यार, कोर्स में इनरोल करो, हमारे कंप्लीट फुल ईयर कोर्स में इनरोल करो, इस बुक का यूज करो। ये न्यूमेरिकल डिपेंडेंट ही है, इसलिए है कि नीट जेईई मेन में तो 100% हेल्प करेगी, बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगी, और डिफरेंट टेक्निक आपको सिखाएगी। तो हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये तो सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते, क्योंकि इस बार सब कुछ बदल दिया सीबीएसई वालों ने, इतने न्यूमेरिकल दिए, इतने अच्छे न्यूमेरिकल दिए, समझ गए। 70 का पेपर था, 40 के आसपास तो मार्क्स के तो न्यूमेरिकल बना दिए, एक सेट में देख रहा था, बाकी 30 के आपकी थ्योरी मान लो। सोचो आप, जस्ट इमेजिन मैन, ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ, समझदार हो शेयर कर लेना, ठीक है। ओके, फॉर्मूला नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, सो फॉर्मूला नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो भाई इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखो यार ये बिल्कुल मतलब फॉर्मूला है कहने को तो, लेकिन क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही ना भाई, क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं, राइट। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से आप सबको पता है KQ/R², जो R है वो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब हाउ टू अप्लाई दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है सर, कर लेंगे सर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, यस राइट। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, और उसने बोला है कि 3 चार्ज हैं Q/2, Q एंड Q/2 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABC। ओ सेम ऐसे है देखो, और ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं ऑलरेडी कोर्स में, अगर आप थे तो बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे और क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों दैट इज Q/2, और यहाँ पे जो चार्ज है Q, मतलब इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने से ना ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको करूंगा कैसे। भाई डिक्टो आयन आए तो तरीका तो पता चल गया ना भाई, कैटेगरी तो पता चल गई ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है ना सर, यही तो सीखना है हमने, ठीक है। ओके, सो ये Q है और यहाँ पे भी Q/2 है सर, और ये जो D पॉइंट है ना, ये वाला D पॉइंट आपका, ठीक है, उस पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट द कॉर्नर D ऑफ द स्क्वायर,
ठीक है। और जो स्क्वायर है ये इसकी जो साइड है वो ए दे रखी है, ईच साइड लेंथ ए है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो चार्ज पता होना चाहिए और उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये देखेंगे अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, फिर नेट निकाल लेंगे, है कि नहीं। देखो सबसे पहले ए वाले की वजह से निकालते हैं। इसका चार्ज है Q/2 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, और चूंकि ये पॉजिटिव है पॉइंट डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा इधर को ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर, ठीक है सर। अब देखते हैं बी वाले का। तो बी वाला चार्ज यहां पे रखा है, पहले इसको डी पॉइंट से ज्वाइन कर दो और इसकी ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी पॉजिटिव है, इसी लाइन पे अवे को जाएगा यानी इधर को, ठीक है ना, ये आप समझते जाएंगे, ठीक है बॉस। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एट पॉइंट बी। ओके सर, ये डी पॉइंट पे निकालना है अपने इस पे, ठीक है। अब सी पे आते हैं, सेम है, जो ये वाला चार्ज है ये वाला चार्ज है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है ए है, ये दोनों डिस्टेंस तो पता है, ये भी प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी पॉइंट। तो भाई बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, इस डी पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 2 3, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी पॉइंट पे। सिंपल रिजल्टेंट। तो सर उसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे सी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर है वो है वाई एक्सिस पे, ठीक है सर, और ए वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है एक्स एक्सिस पे। अगर हम इसको मान लें तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के, इसके और इसके। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच की लाइन पे जाएगा इधर, यानी इनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। जब एंगल 90 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा था ना हमने अंडर रूट में। अब अगर देखा जाए डी पॉइंट पर, यहां पर डी पॉइंट पर इस एक ही लाइन पे दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई बी है पहले से ही, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आ गया अंडर रूट में, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर आ गया। तो एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, तो ऐड हो जाएंगे, मतलब डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आएगा इन दोनों का एडिशन, यानी ई बी प्लस अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। चंद इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक एक्चुअली, राइट। बस वैल्यूज पुट कर दो, मजा आ जाएगा बस, ठीक है। आंसर हो चुका है, कंसेप्ट ये है बस, ठीक है। तो देखो ई एट डी अगर निकालना है तो ई बी देखते हैं, ई बी बी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इसका होगा के, इसका चार्ज है क्यू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये चाहिए आपको पता है, ये पूरी डिस्टेंस ए है, ये भी है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट यहां पे आएगा, यानी अंडर रूट 2a आएगा, दिख रहा है। इसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो, रूट लगा तो ये आएगा, तो अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बॉस। और इस अंडर रूट में अब a वाले का देखते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ए पे जो चार्ज है और ए की जो डिस्टेंस है ए है यहां तक, और सी का जो चार्ज है वो भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। यानी अगर यहां पे ध्यान से देखें ई ए इक्वल टू ई सी आएगा, तो किसी एक का निकाल के पुट कर देंगे। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा इसको, ऐसे लिख लो इसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ ई ए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू ओवर रूट हट जाएगा यहां से 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 पे जाएगा और ई ए बाहर आ जाएगा। अब ई ए की वैल्यू तो आप पुट कर ही सकते हो, ये आ जाएगा के क्यू ओवर 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लिख लो, फॉर्मूला होता है के क्यू, क्यू है इसका Q/2 और इंटू आर स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, यानी ए का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे के क्यू, ठीक है, ओवर 2a स्क्वायर, बस कहानी खत्म। अब देख सकते हो आप इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले लो, तो के क्यू ओवर 2a स्क्वायर, अंदर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा रूट 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको चेक कर लो, चेक कर लो एंड चेक कर लो बॉस। ओके, हाँ ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा आंसर बनाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ सकती है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, वो तुम कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर भी चेक कर लेना ठीक है, हाँ वो आप लोग कर लेंगे, डोंट वरी। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली मैन, एंड हाउ टू यूज द कंसेप्ट, हाउ टू यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप देख पा रहे हो, छोटा फॉर्मूला लेकिन खोटा, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है बॉस। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना, क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना, अपने आप करना, मेहनत करना, दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करना।
करना जरूर, तभी फायदा होगा। नहीं करोगे, आपको पता है यार कि 99% क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में न्यूमेरिकल ही आने हैं, तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं। कितनी भी थ्योरी, कितने भी कंसेप्ट आपने पढ़ लिए, वो तब तक बेनिफिशियल नहीं होंगे जब तक उनका एप्लीकेशन नहीं करोगे। और एप्लीकेशन कहां पे होगा? न्यूमेरिकल में होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। गलतियां कैसे पता चलेंगी? न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे। गलती को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। दिमाग पे तभी तो स्ट्रेस आएगा, तभी तो वो क्रिएटिव बनेगा, तभी तो फील करेगा कि रास्ते ढूंढेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक ढूंढेगा सॉल्व करने की। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो हमेशा तुम अंडर एक तरीके से स्ट्रेस रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस लो रहेगा। न्यूमेरिकल करोगे तो जो कमी आएगी उनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फाइनली बहुत बहुत बकवास मैंने कर लिया, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में और डिस्कस करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंटली, उसको भी चेक कर लेते हैं, राइट? ओके, धरती के चांद सितारों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट। अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ऑब्वियसली the maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 मीटर। एक हमारे पास स्फीयर है, उसकी जो डाया है वो 5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 2.5 मीटर। इस पे मैक्सिमम चार्ज दिया गया है, तो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इज अप्रोक्सीमेटली, अगर इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है एयर की, इसके आसपास की जो एयर होगी वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मतलब बाहर, यानी इसके बाहर की बात कर रहा है, इसके बाहर की बात कर रहा है। भाई एयर तो बाहर होगी, अंदर की तो बात करेंगे नहीं, स्फीयर की। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट में पी ले लूं, और डिस्टेंस जो होगी सेंटर से आर, वो इसकी रेडियस से तो ज्यादा होगी। देखो इसकी रेडियस अगर कुछ भी है, क्योंकि रेडियस तो यहां तक होती है और वो पॉइंट तो उसके बाहर है, तो जो स्मॉल डिस्टेंस होगी ना वो रेडियस से ज्यादा है, यानी आउटसाइड वाला केस हो गया। ड्यू टू ए स्फीयर, आउटसाइड वाला केस हो गया ये। तो किसी भी स्फीयर की वजह से कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, होलो हो, कुछ भी हो, अगर स्फीयर से बाहर के किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना बच्चों, तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है के, और उस स्फीयर पे दिया गया चार्ज जो भी होगा, लेट्स से मैक्सिमम कोई चार्ज होगा, ओवर सेंटर से बाहर तक के पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान से यहां पे रखने वाले हैं, ठीक है। So the maximum charge that can be given to a sphere of diameter this approximately, but important point is that चूंकि उसने ये बोला है कि सर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज बताओ, उस पर कितना गिवन होगा, तो हमने इस पे चार्ज निकालना है। अगर इस पे चार्ज निकालना है तो पॉइंट को भी हमने इसके सरफेस तक ही लेना है, यानी पॉइंट हमने इसका सरफेस ही लेना है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस हमें नोन है। एंड दिस इज योर मैक्सिमम जो वो वहां पे बनाने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम बनाने वाला है वो उसके सरफेस पे बनाने वाला है। उसके अंदर आप देख सकते हो अगर कंडक्टिंग है 0 हो जाएगा, बाहर जाने पे डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर की वैल्यू है, अब चूंकि सरफेस की बात कर रहा हूं, वो कैपिटल आर के इक्वल ही हो जाएगी, तो आप इसको कैपिटल आर ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है जो आपको इसमें पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 3 × 10⁶ इतना मैक्सिमम, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हो। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, और क्यू मैक्स कितना हो सकता है इस स्फीयर को निकाल लेंगे। रेडियस दे रखी है 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 ये 6, इस 9 से कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, और ये कैंसिल होगा, तो यहां बचेगा 1, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। इधर बचेगा 3 × 10⁻³ × क्यू मैक्स। ठीक है, तो अगर क्यू मैक्स की वैल्यू बच्चों आप निकालोगे तो 2.5 का स्क्वायर यानी 625, राइट, इंटू 10⁻² ओवर 3 × 10⁻³। इस तरीके से आप देख लो, बाकी आप ऑप्शन भी चेक करते रहना बॉस। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 625/3 × 10⁻⁻5। को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 208.3 × 10⁻⁵। अब अगर पॉइंट आप यहां लगा दो तो 2.08 लगेगा, पॉइंट यहां पे शिफ्ट कर गया और यहां पे 2 कम हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा, यानी अप्रोक्सीमेट जो मैक्सिमम चार्ज निकल के आ रहा है वो 2 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। 2.08 है ना, तो 2 × 10⁻³ इतना कूलम चार्ज आपका होगा। ऑप्शन आप मैच कराएंगे, पहले ऑप्शन है 2 × 10⁻², दूसरा है 2 × 10⁻³। यस, दिस इज द करेक्ट वन। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस इज योर मैक्सिमम चार्ज गिवन टू द स्फीयर, इतना होना चाहिए। अगर इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया जिससे एयर जो वहां पे ब्रेक डाउन हुआ है, वो इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रेक डाउन हुई है, एयर
वाली, तो उसके लिए इतना मैक्सिमम चार्ज इसके पास होना चाहिए जिससे वो इतना फील्ड बना सके, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइज। तो होप सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आपने समझना है, ठीक है। कूल है गाइज, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ और उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे बॉस। ओके ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हमने मूव ऑन कर लिया है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हमने बात करी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मान लिया कोई चार्ज यहाँ पे है और इससे दूर किसी पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, और डिस्टेंस आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि भाई एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, तो सारे चार्ज का पोटेंशियल निकालना और ऐड कर देना, सिंपल, वो आप कर लेंगे। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। कूल है, समझ गए। चलो, उसने बोला टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्फीयर से रिलेटेड है बच्चों, एक स्फीयर ये रहा, लेट्स सी, एक स्फीयर ये रहा, ठीक है। चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2, ठीक है सर। दोनों चार्ज स्फीयर है, मतलब इन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लेट्स सी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2, तो उसने इक्वल दे रखी है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बोला है उसने, ठीक है। द रेशियो ऑफ दियर पोटेंशियल इज, तो बताओ उनकी पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो लेट्स से इस वाले पे जो चार्ज है ना, आप समझना बात को, वो Q1 है, और इस वाले पे जो चार्ज है इसके सरफेस पे वो Q2 है। तो हमें पता है पोटेंशियल जब भी स्फीयर का निकाले उसके चार्ज की वजह से उसके सरफेस पे पोटेंशियल, लेट्स सी इस पे पोटेंशियल है V1 और इस पे पोटेंशियल है V2, तो V2 को हम लिखेंगे K और इस पे चार्ज हमने मान लिया Q1 और इसकी रेडियस है R1, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल यही होता है, ठीक है। और V2 का जब पोटेंशियल हम निकालेंगे K Q2 और इसकी रेडियस लिख लेंगे R2। हमें इनका रेशियो चाहिए, तो हम लिखेंगे V1 बाई V2, तो K Q1 बाई R1 डिवाइड में K Q2 बाई R2, ये हो गया कैंसिल। तो आप बच्चों देख सकते हो R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे रहेगा, और यहाँ Q1 बाई Q2 बनेगा, ये हो गया। तो अब हमें अगर V1 और V2 की रेशियो चाहिए, तो भाई रेडियस के टर्म्स में आंसर आएगा Q1 Q2, हमने एज्यूम किया, वो नोन नहीं था, वो गिवन नहीं था, उसको हमें निकालना पड़ेगा, उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, चार्ज डेंसिटी हमेशा होती है चार्ज उस स्फीयर पे डिवाइड में उसका एरिया। तो जब हम सिग्मा 1 लिखेंगे तो पहले वाले का चार्ज है Q1 और उसका एरिया होगा इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर, भाई एरिया यही होगा सरफेस एरिया स्फीयर का, इक्वल टू सिग्मा 2 इसकी, तो उसका चार्ज ओवर 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल। तो आप यहां से देख सकते हो Q1 ओवर Q2 की जो वैल्यू आ रही है, R1 ऊपर जाएगा तो R1 ओवर R2, और इन पे स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ये आएगा चार्ज का रेशियो, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बॉस, धुरंधर तरीके से आपका आंसर हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा जा सकता है, पूछा गया है। यहाँ पुट करो R2 बाई R1 इंटू Q1 बाई Q2 की वैल्यू आ रही है R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो एक R2 कैंसिल, एक R1, तो यहाँ बचेगा आपका R1 बाय R2। दिस इज योर रेशियो बेसिकली। तो आपका जो रेशियो आएगा यहाँ पोटेंशियल्स का, दोनों के स्फीयर के पोटेंशियल का, वो R1 और R2 के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपने फाइंड करना है, ढूंढना है, सॉल्व करना है, मस्त तरीके से उड़ा देना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, मस्त तरीके से कर लेना यार, क्या फर्क पड़ता है बॉस, ठीक है। ओके 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 मैन। अभी हम आगे चलेंगे, तो आगे कैसे चलेंगे सर, तो देखेंगे ना भाई क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है एंड ऑल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, फिर से सेम स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा है और ये चार्ज्ड है, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज पोटेंशियल V एट ए पॉइंट डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर से, ओ पॉइंट से 5 सेंटीमीटर यहां होगा, क्योंकि इसकी रेडियस 10 है तो उसके बिल्कुल मिड पे होगा 5 सेंटीमीटर अवे, यानी स्मॉल r डिस्टेंस की वैल्यू दे दी, ये कोई पॉइंट P मान लो, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक पोटेंशियल है हमारे पास, V पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, 5 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा K, ठीक है, K। अब आपको पता है चूंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर के जो पॉइंट पे पोटेंशियल होगा बच्चों, अंदर के पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, राइट,
इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो उसके सरफेस पे होता है बेसिकली, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट पोटेंशियल हमेशा सरफेस पे होता है, ध्यान रखना, दैट इज KQ/R। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपकी हो जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मतलब वो इंटरनल पॉइंट है और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वही लिखेंगे जो सरफेस पे, यानी KQ/ उसका R ऐसे लिखेंगे, और इसकी वैल्यू दे रखी है V, तो KQ/R उसकी रेडियस ये वाली। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बन गया है। देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बताओ पोटेंशियल उस पॉइंट पे जो उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर बाहर होगा, यानी 15 तो यहां होगा कहीं बाहर, क्योंकि 10 से ज्यादा है तो इस स्फीयर से बाहर हो जाएगा। मतलब इस बार इसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इस पॉइंट की, Q पॉइंट की, वो इसकी रेडियस से ज्यादा होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा बाहर के पॉइंट के लिए K, और इस पे जो भी चार्ज होगा Q, लेट्स सी Q चार्ज है, Q ओवर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस आपको दे रखी है R 15 सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें चाहिए बाहर के पॉइंट पे, यानी ये वाला पोटेंशियल। ठीक है, तो लिखे हम KQ, क्योंकि हमें चार्ज तो गिवन नहीं है लेकिन R डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ये KQ निकालना पड़ेगा इस वाले पॉइंट से, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें दे रखा था। देखो ठीक है, तो यहां से KQ निकाल लो, KQ आ जाएगा V इंटू R, तो V हमें दे रखा था, R है 10 सेंटीमीटर, बस ये आ गया 10V, KQ की वैल्यू 10V आ गई, इसको यहां पुट कर दो, तो बाहर वाले पॉइंट पे होगा KQ दैट इज 10V/15 यानी 2V/3, इतना हो जाएगा। 2/3 होगा बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल, जो उसके अंदर वाले पॉइंट पे था V उसका। देख लो आप, वेरी वेरी क्लियर, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एज वेल। तो कंसेप्ट का यूज कैसे करना है सॉल्यूशन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और ये बुक आपने कवर अप कर लेनी है। अल्टरनेट पे मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये चैप्टर में 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, इसको पूरा कर लेंगे, और आपके सारे पॉसिबल फॉर्मूले जो आगे आने वाले हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बचे हैं, उनके डिपेंडेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना यार, उस बुक को जिस बच्चों के पास है उसको पूरा कंप्लीटली कवर कर लेना। साथ साथ में जिन बच्चों के पास नहीं है, जो फ्रेशर है, उसको ऑर्डर कर लो तुरंत, बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि 100% इससे क्वेश्चन वैसे ही आने वाले जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, तभी ये लिखी गई है। न्यूमेरिकल बेस्ड बुक है बच्चों, ये 4-5 कैटेगरीज है, इसमें शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद वेरी इजी सॉल्यूशन है, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। और जो मैं थर्ड कैटेगरी यहां सॉल्व कर रहा हूं वो अनसोल्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो वो मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ग्राफिकल भी गिवन है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड है, जो नया एडिशन इस बार ऐड हुआ है। ठीक है, तो वेरी अमेजिंग मैन, तो मजा आएगा। आप इसको सॉल्व करते रहे, नोट्स बनाते रहे, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उनकी क्वेरीज अपनी क्लियर करते रहे, नोट्स अपने रिवाइज करते रहे, PYQs पे ध्यान दे, और जितना आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस में लेके आए, आपकी सिलेक्शन होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% आप इंप्रूव करोगे फिजिक्स में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मेहनत करते रहे, खुश रहे और प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी दिक्कत होगी बॉस कमेंट करके बता दिया करो, शर्माया मत करो, दोस्तों से शेयर किया करो, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है, मस्त तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।